कोनिक सेक्शन में हम पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इनके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं इनके वो देखने वाले हैं। इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं वो देखने वाले हैं। सिंगेज और मटेरियल्स में, मटेरियल डिपेंड करता है बेटा आप किस मटेरियल को रिफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। पर मैं हमेशा कहूंगा आपने एंड टाइम पर अपने मटेरियल्स को स्विच ना करें, एंड टाइम पर आपने जो पढ़ा हुआ है उन्हीं को रिवाइज करें, और उसके अलावा जरूरत पड़ती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो पहले पैराबोला, पैराबोला में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो जेई मेंस के हिसाब से पैराबोला में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाना है। पैराबोला में चारों फॉर्म इक्वेशंस के, उसके बाद उनके फोकस, लेटस रेक्टम की लेंथ, फोकल कॉर्ड की कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस, बहुत ज्यादा नहीं, सारी प्रॉपर्टीज नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद टेंजेंसी की कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलिप्स और हाइपरबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में जोड़ना सीखें, कैसे इलिप्स के रिलेशन को हाइपरबोला के रिलेशंस बनाए जाते हैं, कैसे इलिप्स की रिलेशन की हेल्प से हाइपरबोला के रिलेशंस निकाले जाते हैं, वो सारा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कर सकते हैं, जेई मेंस से थोड़ा सा ऊपर, जेई मेंस के आसपास की है, एडवांस के लिए नहीं, एडवांस के लिए नहीं है आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव। चलिए जी शुरू करते हैं, आते हैं अपने पहले सवाल पर। आज आइए जी, आते हैं पहले सवाल की साइड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y square is equals to 12x passing through the vertex making an angle 60 degree with the axis of x। बहुत बढ़िया, x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रही है, x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो भैया इसमें क्या करेंगे बताइए जरा। अब देखिए इस टाइप के जो सवाल होंगे, एटलीस्ट हाउ मैनी, ऐसी कोई नंबर की गारंटी नहीं है, ऐसी कोई नंबर की गारंटी नहीं है आप जितने मैक्सिमम दे सकें, पर उनका एनालिसिस बहुत जरूरी है। और गणितम ऐप पर आपको ये सारे टेस्ट जो है टेस्ट सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ आपको टेस्ट सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गणितम ऐप पर आपको टेस्ट सारे मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज, और मॉक टेस्ट आप एंड के एक हफ्ते में बिल्कुल सारे दीजिए। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y square is equals to 12x पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अब आपको देखिए इसमें दो तीन चीजें, आपको इस टाइप के जब भी सवाल आए तो आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, जल्दी बताएगा कोई? इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम जल्दी से करने के लिए जल्दी बताएं, इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? 60 डिग्री है भाई, ये y square is equal to 12x है। तो दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं। पहला तरीका, मेथड नंबर वन, देखिए यहां पर अपन देखते हैं मेथड नंबर 1, एक सवाल को करने के एक से ज्यादा तरीके। मेथड नंबर 1 में आप सबसे सिंपल सा काम क्या करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x है, ओरिजिन से पास होने वाला वर्टेक्स इसका ओरिजिन है, ये 60 डिग्री है एंगल, तो आपको ये कॉर्ड की लंबाई बतानी है, ये कॉर्ड की लंबाई बतानी है। तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू mx से y इज इक्वल्स टू √3 tan 60, y इज इक्वल्स टू √3x। इसे उठाकर क्या करें, इसे उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट एंगल निकाल दें भाई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से आप निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे। बोलिए जी, तो ये y इज इक्वल्स टू √3x रख दीजिए यहां पर, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी है, x इज इक्वल्स टू 4, ये पॉइंट आ गया, y कोऑर्डिनेट इसका 4 x कोऑर्डिनेट 4 आ गया, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, किसी में भी पुट कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट आएगा √34। देख लो भाई, चेक करके देख लो, x की वैल्यू 4 रखोगे, 12 4 48, 16 √3, तो 4 √3 आ जाएगा, 4 √3 4 या 4 √3। अब आपको क्या निकालना भाई, इसकी डिस्टेंस ही तो निकालनी है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, √a² प्लस b² से, तो कितनी हो जाएगी बताएं भाई, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, √4² प्लस 4 √3 का स्क्वायर, तो 4 बाहर आ जाएगा, √1 प्लस 3, तो ये 2 बन गया, 4 2 8 बन गया, आंसर आ गया।
बोल भाई, कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल पैरामेट्रिक से भी कर सकते हैं, पैरामेट्रिक भी बहुत अच्छा तरीका है। पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको आंसर याद होने चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको यह पता होना चाहिए। देखिए भाई, पैरामेट्रिक से सवाल को कैसे किया जा सकता है, मैंने इसीलिए बोला मेथड नंबर 1, इसीलिए मैंने आपको यह बोला था कि मेथड नंबर 1 है ये, मैंने इसीलिए आपको यह बोला मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखें, जल्दी से देखें मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में देखेंगे क्या होगा भाई, मेथड नंबर 2 में बताएं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की हेल्प से करेंगे। अगर मान लो आप एक पॉइंट पैरामीटर T1 P पॉइंट का, Q पॉइंट का, T2, ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2/T1 प्लस T2 ये दिया हुआ है 1060 यानी कि √3। एक आपको T1 पता है 0 है, क्यों? क्योंकि वर्टेक्स पे है। T2 की वैल्यू आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद ही a T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, a मॉड ऑफ T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। सवाल खत्म, a T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो, यहां से T1 को 0 रखोगे तो T2 कितना आ जाएगा, √3/2। उठा के सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा, उठा के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। इफ द वर्टेक्स एंड द फोकस, अगला सवाल, इफ द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला रिस्पेक्टिवली दिस, देन इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ये सवाल एकदम बेसिक से है, ये सवाल एकदम बेसिक से है बेटा, ये सवाल एकदम बेसिक से है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करें बताएं भाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई सारे के सारे कोनिक जो है वो इस फंडे से निकाले जाते हैं। क्या? एक मूविंग पॉइंट होता है, एक फिक्स लाइन होती है, और ये जो फिक्स्ड लाइन होती है यही तो डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड लाइन ही तो डायरेक्ट्रिक्स है। अगर इसको इससे जोड़ दें तो ये एक्सिस हो जाती है, एक्सिस जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। ये रहा आपका वर्टेक्स, ये रहा आपका वर्टेक्स। बोल भाई समझ आया? बोल भाई। हाँ, तो भाई अगर फोकस वर्टेक्स दोनों दिए हुए हैं, फोकस और वर्टेक्स दोनों दिए हुए हैं, बोलो भाई। वर्टेक्स दिया हुआ है -1,1, 2,3, फोकस दिया हुआ है, यानी आपका ये पैराबोला बन रहा है। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब आपको ये भी पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो भाई मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, जल्दी से मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगाइए एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो ये वाला कोऑर्डिनेट बताइए, तो ये कितना आएगा बताओ जरा भाई, बताएं जल्दी। वर्टेक्स, बिल्कुल वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है, तो ये कितना आएगा, -4 और -1, -1,3 + 2, 2 डिवाइडेड बाय 1, 1, -4 + 2, x1 + x2, -4 + 2, -2 डिवाइडेड बाय 2, -1, -1,1 आ गया। यानी ये जो लाइन होगी ये -4,-1 से पास होगी। इस लाइन की स्लोप कितनी होगी भाई, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, तो इस लाइन की स्लोप निकाल दो। तो y2 - y1, x2 माइनस, तो 3 - 1, 2, 2/3। तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप हो गई -3/2। लाइन पॉइंट पता है बेटा, स्लोप पता है, पॉइंट पता है बेटा, स्लोप पता है, पॉइंट पता है और स्लोप पता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, -4,-1 से पास होने वाली लाइन और जिसके स्लोप -3/2 हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। बताओ जल्दी से यहां से कौन सी लाइन आएगी, आंसर निकाल देंगे? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बढ़िया सवाल है, ये जेईई मेंस का आने वाला क्वेश्चन है। जेईई मेंस के ज्यादातर सवालों में इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। जेईई मेंस में ज्यादा बार पैरामेट्रिक एंगल, पैरामेट्रिक चीजें, पैरामीटर में क्या दिक्कत होती है, पैरामेट्रिक में क्या होता है भाई, पैरामेट्रिक में होता है कि आपको कोऑर्डिनेट्स में जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना है, यही बताया जाता है। बोलिए जी, यही बताया गया है ना, पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। यहां पर पैरामीटर क्या है, यहां पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है
x इज इक्वल्स टू कॉस 2t और y इज इक्वल्स टू दिया है sin t। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि cos ऑफ 2t cos ऑफ 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर t। बोल भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो x 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर, x 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर। तो भाई यहां से क्या आएगा देखो जरा, ये 2 वाई स्क्वायर या पैराबोला, पार्ट ऑफ अ पैराबोला। क्यों पार्ट? क्योंकि भैया ये जो है कॉस का फंक्शन है तो -1 से 1 तक ही ऑसिलेट होगा, पूरा नहीं आएगा। तो पैराबोला आंसर आ जाएगा आपका पार्ट ऑफ द पैराबोला। बोलिए जी, पार्ट ऑफ द पैराबोला, नॉट पैराबोला आई थिंक। यस बिल्कुल, केवीपीवाई और इसके लिए सेम रहती है। आपको बस ये है कि थोड़ा सा डेप्थ मेन से थोड़ा सा अच्छा एडवांस लेवल का, बिल्कुल। चलिए भाई, पार्ट ऑफ अ पैराबोला क्यों? क्योंकि बेटा देखो इसमें एक्स और वाई जो है ये साइन और कॉस के फंक्शन है। एक्स और वाई जो है ये साइन और कॉस के फंक्शन है, और जब साइन और कॉस के फंक्शन होंगे तो इसका मतलब हो गया इसकी रेंज के ऊपर डिपेंड करेंगे। भाई एक्स कॉस 2t है, वाई साइन t है, यानी ना तो एक्स कभी -1 से 1 के बाहर जाएगा और ना ही वाई। एक्स और वाई दोनों ही -1 और 1 के बीच में रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए पार्ट ऑफ द पैराबोला, इसलिए पैराबोला नहीं होगा। बात समझें, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों ही वैल्यू -1 से 1 के बीच हैं। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों ही वैल्यू -1 से 1 के बीच आएगी। ठीक है जी? क्यों? क्योंकि भाई एक्स कॉस 2t है, वाई साइन t है। समझने वाली बात थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लाइन 4x - 7y + 10 intersects the parabola y square is equals to 4x at the points p q। बहुत बढ़िया। now the coordinates of the point of the intersection of tangents at the point p and q। अब इस टाइप का जब सवाल आता है तो मैक्सिमम बच्चे इसे टफ बना लेते हैं जानबूझ के। मैक्सिमम बच्चे इसे खुद से टफ बना लेते हैं। सवाल टफ नहीं है, सवाल बहुत इजी है, सवाल बहुत दो कौड़ी का है, सवाल बहुत इजी है, बट इसे बच्चे टफ बना लेते हैं। टफ बनाते कैसे हैं पहले हम वो देखते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा चलिए लाइन ये है, ये इंटरसेक्ट की पैराबोला पे, तो ये पैराबोला है, ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट की इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे, इन दोनों पे सर टेंजेंट डाला गया है। अब ये टेंजेंट कहां पर मीट कर रहा है आपको ये बताना है, सवाल यही है। तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। पैराबोला और लाइन का क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद और बढ़िया वाला काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के इंडिविजुअल निकाल के दोनों पर टेंजेंट की इक्वेशंस निकालेंगे, और फिर टेंजेंट की इक्वेशंस निकालने के बाद उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। समझ रहे हैं? तो आपको इस सवाल में कितना समय लग गया? आपको इस सवाल में लग गया 7 से 8 और तकरीबन 10 मिनट। बिल्कुल। और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे एरर होने के, क्यों? क्योंकि हर स्टेप में चांस होता है ना एरर होने का। भाई आपने सब कुछ सही निकाला, पॉइंट में कहीं एक जगह मिस्टेक कर दी, पॉइंट सही निकाला, इक्वेशन में गलत कर दी, इक्वेशन निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वहां गड़बड़ कर दी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे क्वेश्चन में उतने ज्यादा चांसेस ऑफ एरर होंगे, है ना? और एग्जाम में तो वैसे ही बेटा बहुत टेंशन रहती है, बहुत हड़बड़ाहट होती है। तो अब सर इसको करने का सही तरीका क्या है? इस सवाल को करने का बहुत बढ़िया तरीका, इस सवाल को करने का बढ़िया तरीका सर क्या होना चाहिए बताएं जरा, कोई बताना चाहेगा? बोलो भाई, इस तरीके के सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका। तो देखो जरा, अगर मैं आपसे ये कहूं ये पैराबोला, इसके ऊपर ये, अगर इस पॉइंट का पैरामीटर t1 है और इस पॉइंट का पैरामीटर t2 है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ये कितना होता है? ये कितना होता है? तो आप लोग बेटा देखो, इसको याद रखने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो बहुत प्यारा तरीका है। सबसे ज्यादा पसंदीदा जो आपकी जगह है ना गोवा, उससे, जी हाँ गोवा। सर कहां? सर एग्जाम की बात, टाइम चल रहा है, आप गोवा याद दिला रहे हैं, है ना? गोवा यानी जी से ज्योमेट्रिक मीन, ए से अर्थमेटिक मीन। कहां सर? गोवा से आप सीधा मीन पे आ गए। तो गोवा ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, किसका
जो पहले लिखा है यानी x कॉमा y होता है कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन और y कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन, तो ये आएगा a_t1 t2 कॉमा a_t1। बोल भाई समझ आया? अच्छा, तो अब सर इससे निकालने क्या? अब देखो पहली चीज तो ये समझो, तुमको निकालना है a_t1 t2 a_t1 प्लस t2 है, यही निकालना है ना? हाँ, अब देखो जरा, अब सवाल में जरा पहले गौर से समझो, मैं आराम से इसलिए समझाऊंगा ताकि आप, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक जल्दी से लगा दूंगा ना तो आपको खुद नहीं समझ आएगी, तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भैया इसमें क्या करेंगे सर, ये जो लाइन है ये 4x माइनस 7y, अच्छा ये 4x माइनस 7y है, बहुत बढ़िया फिर तो, और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला, तो a की वैल्यू हो गई, पहले तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से जल्दी से कंपेयर कर दो, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 1, ये जो पॉइंट है इसका पैरामीटर है t1, इसका पैरामीटर है t2, इसका पैरामीटर है t1, इसका पैरामीटर है t2। अब आप क्या करेंगे, अब आप बहुत सारे और मेथड से अप्लाई कर सकते थे, पर मैंने इसको क्या किया, इस पॉइंट को ले लिया a कॉमा b, मैं इस बार इसको उस मेथड से भी नहीं करना चाह रहा, a कॉमा b, t इक्वल्स टू 0 लगाए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाली, तो y1 और x प्लस x1 बाय 2, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 2a, 2x प्लस 2a और yb, ये किसकी इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी किसकी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की। ये तीसरा मेथड है भाई, एक मेथड तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, एक तो सबसे पहले वाला जो लेंथी था, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गोवा वाला, और तीसरा क्या है भाई, अगर ये पॉइंट अगर a कॉमा b ले लूं तो ये जो लाइन है ये कॉर्ड ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, और इसको निकालने का तरीका t इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 से आया yb इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2a। अब यही इक्वेशन तो देखो जरा ये है, तो अगर इसको मैं अरेंज करूं, तो देखो जरा y इसका कितना आएगा भाई, yb है तो 7y इधर गया माइनस का 2x, सॉरी 7 2x ही रहेगा, 7y को इधर ले जाइए और प्लस 10, 7y प्लस 4x, सॉरी प्लस 4x, दोबारा कर देते हैं इसको, 7y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 10, कंपेयर कीजिए तो देखिए यहां पर 2x है यानी 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, 7/2y 2x प्लस 5, 7 देखिए जरा, अब ये जो a है ये वाला a नहीं है, ये वाला ये a था पैराबोला के लिए, अब कंपेयर कर दीजिए तो b कितना आ गया 7/2 और 2a 5, तो a आ गया 5/2, तो यह 5/2 कॉमा 7/2, 5/2 कॉमा 7/2, दो कौड़ी का सवाल है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से आप करेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर आप करेंगे तो ये दो कौड़ी का सवाल है। स्टेप नंबर 1 में देखो जरा दोबारा से, ये पॉइंट a कॉमा b लाइट किया आपने, a कॉमा b से t इज इक्वल टू 0 लगाया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आई, उठा के उसे इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, समझ रहे हैं, t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को कंपेयर कर दिया इससे। अब ये भी नहीं करना तो आप t1 t2 वाला तरीका, पर वो भी नहीं करना, ये बच्चे ये दोनों भूल जाते हैं और करते क्या है, दिमाग नहीं चलता, तो वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ये जो हार्डली 30 सेकंड का और 1 मिनट का सवाल था, इस सवाल में लगा दिया आपने 10 मिनट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, P is any variable point on the ellipse 4x square plus 9y square is equals to 36. F1 and F2 are its foci. Then maximum area P(F1 F2) maximum area P(F1 F2) maximum area बताएं भाई। तो देखिए जरा सबसे पहले तो एलिप्स को पहचानो भाई, तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1, तो इसको एलिप्स को बना देते हैं। अब P(F1 F2), F1 यहां पर, F2 यहां पर, अब आपको यह पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सिमेट्री से हमेशा जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी सिमेट्री से निकलेगी, ठीक है भाई, ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू है, ये जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकलेगा, ये होगा मैक्सिमम।
अब F1 F2 के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 2AE। 2AE। ए कितना है? 3। बोलो भाई। अच्छा, तो ये कितना हो गया? ए 3 इंटू 2 इंटू ई यानी 6E। 6E कितना हो गया? F1 F2। F1 F2। ये हाइट कितनी है? ये 2 यूनिट्स। बी ही तो बी है ना ये। तो अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कितना होगा? देखो जरा, ए हाफ F1 F2 और इंटू बी दैट, तो हाफ F1 F2 यानी कि 6E इंटू 2, 2 से 2 गया, 6E है। हाँ बोलिए जी। तो सिमेट्री हमेशा आपको हेल्प करेगी मैक्सिमम के लिए। सिमेट्री हमेशा आपको हेल्प करेगी मैक्सिमम के लिए। सर पर लो हमको नहीं पता, ये हमको नहीं पता तो कैसे करेंगे? तो भी कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं। तब आपको करने के लिए क्या करना होगा? देखो भाई, तब दूसरा मेथड बता देता हूं, जल्दी से मेथड बता देता हूं जल्दी से। ये आपका एलिप्स है, ये आपका F1, ये आपका F2 है ना। कोई भी ले लो F1, कोई भी ले लो F2, कोई भी आप F1 F2 ले सकते हैं। अब मान लो मैंने ये ले लिया पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a cos थीटा b sin थीटा। बोल भाई, a cos थीटा b sin थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डिस्टेंस है ये y कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसका एरिया कितना हो गया? हाफ F1 F2 b sin थीटा। बोल भाई समझ आया? बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। F1 F2 कितना होता है? F1 F2 यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो 2AE b sin थीटा। अब इसको मैक्सिमम होने के लिए थीटा को साइन थीटा को मैक्सिमम कर दो। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो हाफ इंटू बी इंटू 2 इंटू ए, तो 2 से 2 गया, AEB, ये मैक्सिमम हो गया। ABE इज द मैक्सिमम। और कहां पर मैक्सिमम? थीटा पाई बाय 2 यानी कि ये वाला मैक्सिमम हो गया। बोल भाई चमका कि नहीं चमका? क्लियर है? तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भी दिक्कत है। तो आपका ये हाफ, ये ABE मैक्सिमम हो जाएगा, डेल्टा मैक्सिमम। तो कितना हो जाएगा भाई? देखो 2 3E, यही था 6E। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे अगर फॉर्मूला याद हो। नहीं हो तो सिमेट्री से देख लो, नहीं हो तो सिमेट्री से देख लो, वो भी नहीं हो तो ड्राइव कर लो। तीनों चीजें होनी चाहिए। कोनिक सेक्शन बड़ा आसान है, आपको वो चुनिंदा 4-5-6 चीजें हैं हर टॉपिक की। पैराबोला की 6-7 है, एलिप्स और हाइपरबोला दोनों की मिला लो तो 6-7 है। आप वो 12-13 चीजों को एक जगह लिख लो और उन्हीं से आपके 80 से 90% क्वेश्चन 100% हो जाते हैं। मतलब अगर 10 सवाल आए तो गारंटी से कह सकता हूं उन 14 से 15 चीजों में से आपके 14-15 फॉर्मूले कॉन्सेप्ट से आपके 8 से 9 सवाल हो जाएंगे उन 10 में से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये देखिए, इसमें क्या पूछा है? बताएं भाई, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस c टचेस द इलिप्स। अब एक बात बताओ जरा, आपको यह पता है कि एक इलिप्स पर 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे अगर ये टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसी के पैरेलल एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। बोल भाई, कॉमन सेंस है ना। दो आप कहीं पर भी आप देख लें, जैसे मैं एक यहां पर ड्रॉ किया तो एक इसी के पैरेलल यहां पर ड्रॉ किया जा सकता है। कर सकता हूं ना? दो पॉसिबिलिटीज है। तो भैया ये देखो, ये लिखा है y इज इक्वल टू 4x प्लस c, तो 2 टेंजेंट अगर पॉसिबल है तो c की 2 वैल्यू आएंगी ना। स्लोप कांस्टेंट y इज इक्वल टू 4x प्लस c, 4 इज अ स्लोप, तो c की 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी क्योंकि 2 टेंजेंट आएंगे। तो इस सवाल को तो करने देखते ही टिक कर दो, ऐसे सवाल को देखते ही ऐसे सवाल को टिक कर दो। और अगर वैल्यू निकालनी हो तो आपको कंडीशन पता होती है, कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप सी की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। यहां पर ए स्क्वायर यानी कि 4, एम स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, एम इज 4, एम टेंजेंट का होता है, और बी स्क्वायर यानी 1। तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस √65। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस अगर आपको पता है तो
सवाल आसानी से हो जाता है। एक और बात आप याद रख लें, एक और बात आप अभी से अपने दिमाग में बिठा लें, आप एक बात अभी से अपने दिमाग में रखें कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा बेटर है आप उसका सबसे पहले उसका डायग्राम बनाएं। आप उसका सबसे पहले क्या करें, उसका डायग्राम बनाएं। ठीक है, आप जैसे ही उसका डायग्राम बनाएंगे 50 से 60% चांसेस हैं कि सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। 50 से फिर आप अपने मन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से टेंजेंट जाएगा, यहां से ऐसा कर सकते हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट एक्यूरेट फिगर बनाना है, एक टेंटेटिवली फिगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, वो सॉरी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कौन से पॉइंट कहां है उनका आइडिया लेते हुए रफली, रफ स्ट्रक्चर। मोनालिसा की पेंटिंग नहीं बनानी है कि भाई पूरा दिन अब पता चला फिगर ही बना रहे हैं, वो फिगर नहीं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द लाइन x प्लस ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू √2 टचेस दिस इलिप्स एट p, तो एसेंट्रिक एंगल बताना है। बहुत बढ़िया, बड़ा आसान सा सवाल है। एसेंट्रिक एंगल, एसेंट्रिक एंगल अगर किसी पॉइंट का थीटा है, अगर किसी पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल थीटा है, पहले तो एसेंट्रिक एंगल क्या होता है आपको ये पता होगा, जैसे t पैरामीटर होता है ना हमारे लिए पैराबोला में, यहां पर हमारा जो पैरामीटर होता है वो थीटा, एक एंगल होता है, वो एंगल निकाला कैसे जाता है आपको वो पता होना चाहिए, है ना, पता होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। ऑक्सिलरी सर्कल ली जाती है, उसके लिए ऑक्सिलरी सर्कल लिए लेते हैं। फिर जिस पॉइंट का, मान लो इस पॉइंट का चाहिए, तो यहां पर परपेंडिकुलर डाला जाता है सर्कल की हेल्प से। अब ये वाला जो हो जाएगा a cos थीटा a sin थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कुलर होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कुलर होते हैं, तो ये वाला पॉइंट आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, उसको सर्कल में इक्वेशन में इलिप्स में पुट करेंगे तो आता है। तो मतलब लेकिन हमको उतना जरूरी नहीं है अभी, हमें बस ये पता होना चाहिए ये होगा a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, अब आप ये देखो अगर ये इसको टच कर रहा है तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। क्या है वो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी कर्व पर, किसी भी कर्व पर, यहां पर अलग से कर देते हैं इसको, किसी भी कर्व के ऊपर, जरूरी नहीं है कि इलिप्स हो या पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो, t इज इक्वल टू 0 अगर उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लगाएंगे, अगर कर्व के ऊपर पॉइंट है t इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो टेंजेंट आएगा, टेंजेंट एट द रेट t, मतलब उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट आएगा। और अगर t अगर कर्व के ऊपर लाए नहीं कर रहा, अगर कर्व के ऊपर लाए नहीं कर रहा, बाहर लाए करता है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को कि सर कब टेंजेंट आएगा, कब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा। तो याद रखें जब पॉइंट जो है, पॉइंट जो है कर्व के ऊपर है, कर्व पर, ठीक है, और जब आउटसाइड है, जब आउटसाइड है, आउटसाइड होगा तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और कर्व के ऊपर अगर है, कर्व के ऊपर अगर है तो बेटा आपका जो आएगा वो आएगा टेंजेंट। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को वहां पर लगाइए। तो भैया ये जो पॉइंट है ये a cos थीटा b sin थीटा, तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन पता होती है, तो ये होती है x अपॉन a cos थीटा y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर करो तो देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है, अगर ये √2 नीचे आ जाए तो cos थीटा 1/√2 और sin थीटा भी 1/√2 बन जाएगा, cos थीटा 1/√2 sin थीटा 1/√2। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, अगर आपको ये सब पता हो तो आप देखोगे अच्छा कर्व के ऊपर है a cos थीटा b sin थीटा होता है, अच्छा तो x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा ये है, लेकिन इक्वल टू 1 होता है सर, ये तो √2 है, तो √2 को नीचे भेज दो, √2 को नीचे भेजोगे आपको अपने आप दिखा, अच्छा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, sin थीटा भी 1/√2, थीटा 45 डिग्री, खत्म सवाल। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है इन सवालों में, हमने अब तक जितने किए इनमें से लगभग 4 से 5 सवाल तो ऐसे थे जिनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिंदा दिल से बैठे, आप अपने दिमाग को एकदम ठंडा रखें, एकदम धोनी की तरह कैप्टन कूल बनकर गेम खेलें, आप उन 3 घंटों में मैक्सिमम स्कोर करके लाएंगे। ठीक है, चलिए जी
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, फिर से टेंजेंट बहुत जरूरी है, वो है एक पॉइंट। टेंजेंट जो है चाहे पैराबोला के लिए हो, चाहे सर्कल के लिए हो, चाहे इलिप्स के लिए हो, चाहे हाइपरबोला, चारों की मिनिमम आपको सबसे ज्यादा जो बेसिक कंडीशन है कि टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, और अगर हो सके तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ये तीन चीजें आप याद रखें, निकालने का तरीका याद रखें। t इक्वल्स टू 0 से कैसे निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, dy बाई dx अगर लगा सकते हो तो उससे कैसे निकाला जाता है, लाइन को इंटरसेक्ट करके कैसे निकाला जा सकता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, है ना। पैराबोला के लिए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax अगर है तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो m की c की वैल्यू हो जाती है कितनी, a बाय m। ऐसे ही इलिप्स के लिए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपरबोला के लिए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ये कंडीशंस याद होंगी तो बड़े जल्दी सवाल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा है कि भाई पहले सवाल देखते हैं, टेंजेंट एट द इलिप्स जो है इसको बनाओगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 यानी कि माइनस 5,0 5,0, ये मेजर एक्सिस के आएंगे, माइनर एक्सिस आ जाएगी आपकी 0,4 और 0,-4। बहुत बढ़िया। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डाल दो, ये कह रहे हैं, डाल दिया जी, ठीक है। मीट्स द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस के एंड पर, तो मेजर एक्सिस का एंड हमने ये बना दिया। अब अगर मेजर एक्सिस का एंड ये है तो इनका कहना है द सर्कल ऑन T1 T2, अब ये जहां पर मीट कर रहे हैं ये पॉइंट T1, ये पॉइंट T2। अब सर्कल T1 T2 को क्या लेते हुए, डायमीटर लेते हुए अगर सर्कल बनाए, T1 T2 को डायमीटर लेते हुए सर्कल बनाए तो भैया वो सर्कल कहां से पास होगा, बड़ा तगड़ा सवाल है। अब इसमें टाइम देखो भाई, पहले तो इलिप्स बनाना है, इलिप्स के दोनों टेंजेंट्स बनाने हैं। कहीं पर भी आप टेंजेंट ले लो किसी भी पॉइंट पर, उसको T1 T2 पे क्या कर दो, वो सॉरी टेंजेंट जो है वो इन दोनों टेंजेंट्स को मीट करेगा T1 T2। फिर T1 T2 जो है इनको एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर लेते हुए सर्कल बनाएंगे, वो सर्कल कहां से पास होगा। बहुत तगड़ा सवाल। आपको ये, आप लोग जब इलिप्स पढ़ते हैं तो ये स्टैंडर्ड एक कंडीशंस में आता है कि ये जो भी सर्कल बनाएंगे ये सर्कल हमेशा फोकस से पास होगा, ये स्टैंडर्ड है और ये कई बार पूछा जा चुका है, आपको ये याद रखना होगा, फोकस से पास होगा। याद नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप एग्जाम में बैठे हैं। अब देखना इन्होंने क्या बोला है, अब ऐसे सवाल को आप करूंगा भाई, इन्होंने कहा है ना कहीं भी ले लो, मैं तो भाई कहीं भी लूंगा तो कैसे करूंगा, मैंने तो ये वाला ले लिया भाई, किसी भी पॉइंट पर ले सकता था ना टेंजेंट, मैंने टेंजेंट ये ले लिया, ये टेंजेंट ले लिया तो ये हो गया y इक्वल्स टू 4। अब देखो ये जो हो गया, ये हो गया डायमीटर हो गया। अब यहां से जो सर्कल जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट्स ऑफ डायमीटर अगर पता हो तो, डायमीटर पता हो तो सर्कल x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू 0 उठा के लिख दीजिए, आंसर आ जाए। तो आपको कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज अगर पता है, नहीं पता है तो सवाल में इसमें, इस सवाल में पिन पॉइंट कहां है, आप अगर टेंजेंट की इक्वेशन आर्बिट्ररी फॉर्म में लेंगे, a cos थीटा b sin थीटा के फॉर्म में या m और c के फॉर्म में लेंगे तो आप सवाल में फंस जाएंगे। एग्जाम हॉल में वो सही नहीं है, मेथड वही है पर एग्जाम हॉल में वो सही नहीं है, वो रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आपको क्या रिकमेंड करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है तो आप जो टेंजेंट है वो लीजिए कहां पर, वर्टेक्स पर। किसके वर्टेक्स पे, माइनर एक्सिस 0,b पर। तो क्या होगा, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, y इक्वल्स टू 4, पॉइंट मिल गए, ये 5 है, ये 4 है, 5,4, ये -5 है, ये 4 है, -5,4। एंड पॉइंट से आपको सीधा सीधा क्या मिल गया, आपको देखो वो भी नहीं निकालनी, ये जो है मिड पॉइंट है 0,4, ये सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, ये कितना है डिस्टेंस भाई बताओ, 5, तो यही तो रेडियस है, तो 5 स्क्वायर। अब चेक कर लो भैया किससे पास हो रहा है, अब चेक कर लो चारों ऑप्शन में पुट करके, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से ये सवाल कर सकते थे अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं भी याद है, पर आप इसमें क्या नहीं करना है। देखो भाई मैं हर सवाल में ये तो बता ही रहा हूं आपको कि क्या करना है, पर उससे ज्यादा जरूरी ये भी बता रहा हूं कि क्या नहीं करना है।
जैसे इससे पहले वाले में वो टेंजेंट वाले में टेंजेंट की इक्वेशन, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के टेंजेंट निकाल के फिर इंटरसेक्शन, वो नहीं करना है। मेथड वही है पर हमको वो नहीं करना है। यहां पर भी डायमीटर पॉइंट वाले में निकालना है, ठीक है, पॉइंट आपने माना, सवाल लिखा, आंसर आ गया, लेकिन डायमीटर फॉर्म में आपको नहीं निकलना। डायमीट्रिकल एंड पॉइंट्स होते हैं x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 इक्वल टू 0 वाला, m1 m2 माइनस 1 से निकालते हैं, ठीक है जी। चलिए तो यहां पर हाँ भाई फोकस आएगा किस पर, 3,0 आएगा फोकस इस टाइप के सवाल का, शायद देख लेना 3,0 या 4,0, 3,0 आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला टॉपिक है, अगला सवाल है कॉमन टेंजेंट से। कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमन टेंजेंट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों? क्योंकि इससे तकरीबन एक सवाल, पहले जब हर साल एक पेपर हुआ करता था, तब 2 से 2 साल के अंदर एक सवाल तो आ ही जाता था, और सबसे ज्यादा आता था सर्कल और पैराबोला, या 2 सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, इस टाइप से, ठीक है। तो मैंने वही बोला था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बोला था टेंजेंसी की कंडीशंस, टेंजेंट की इक्वेशन c इज इक्वल्स टू a बाय m, c इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तीनों अगर याद है सवाल खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या बोला है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, इलिप्स दिया है और सर्कल दिया है। देखें भाई, इलिप्स दिया है, सर्कल दिया है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सलाह दी थी कि कुछ मत करो, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम। तो भैया ये देखो, ये जो इलिप्स है, ये इसका माइनर पॉइंट, वो मेजर एक्सिस के पॉइंट्स आएंगे -4,0 और 4,0, 16 है ना, ये आएगा 0,3 और 0,-3, ठीक है। सर्कल जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी 2। अब एक बात बताओ, अब जरा आप लोग एक बात बताएं मुझे कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल इलिप्स के कंप्लीटली इनसाइड आ रहा है, सोचने वाली बात है ना। तो अब इन दोनों में टेंजेंट कॉमन पॉसिबल है क्या? भाई सीधा सीधा सा दिख रहा है, इसके लिए जो भी टेंजेंट होगा वो तो इसको इंटरसेक्ट करेगा, इसके लिए सीकेंट का काम कर जाएगा भाई, तो यानी कि कॉमन टेंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं है भैया। तो ये स्मार्टनेस आपको एग्जाम में दिखानी है। क्या नहीं करना है इस सवाल में उठा के कंडीशंस मत लगाने लगना। कंडीशन क्या होती है, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए टेंजेंट आपको अगर पता हो तो r इज इक्वल टू होता है, c इज इक्वल टू होता है r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस, और इसके लिए यही होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप r की वैल्यू 2, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, दोनों को इक्वेट करना, आप देखना m की वैल्यू निकलेगी नहीं, ठीक है भाई। अब एक और चीज मैं यहां पर आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, चलिए एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं यहां, कि आप है ना टेंजेंसी की कंडीशन एक की याद कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इलिप्स के लिए याद कर लो, और याद भी नहीं करनी तो डेरिवेशन का मेथड क्या है, इसको इससे इंटरसेक्ट कराओ, यानी y की जगह पर ये रखो, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, कंडीशन निकल आएगी। कंडीशन निकल के आएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है, इसके y को यहां पर पुट करना है, x की क्वाड्रेटिक d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इलिप्स के लिए। अब देखना जरा, अगर इलिप्स में a इज इक्वल टू बी हो जाए तो भैया वही तो सर्कल हो जाता है। इलिप्स में सोच के देखो, a इज इक्वल टू बी हो जाए वही सर्कल हो जाता है। तो भैया यहां पर देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर बाहर आ गया, एम स्क्वायर प्लस 1, और यही देखो कंडीशन थी, यानी कि इलिप्स से आपकी कौन सी ड्राइव हो गई, सर्कल वाली ड्राइव हो गई। अब इलिप्स में बी स्क्वायर प्लस का है, ये अगर बी स्क्वायर यहां माइनस बी स्क्वायर होता तो ये क्या होता, हाइपरबोला। ये क्या होता, हाइपरबोला। अगर ये हाइपरबोला होता तो यहां पर देखो भाई, यहां पर माइनस लगा दो, सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हाइपरबोला के लिए हो गया,
समझ रहे हो? तो यानी कि आप सिर्फ एक कंडीशन, इलिप्स वाली कंडीशन से बाकी की दोनों ड्राइव कर ली। एक बार a इज इक्वल टू बी किया तो सर्कल वाली आ गई, और बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस किया तो हाइपरबोला वाली हो गई। यानी एक तीर से तीन निशाने। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ये वन ऑफ द फेवरेट्स में से आप कह सकते हैं। हर मटेरियल में, हर कोचिंग के मटेरियल में, हर टेस्ट सीरीज में आपको ये सवाल जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी सवालों में से एक है। कॉन्सेप्ट है यहां पर कॉनफोकल का, यानी कि कॉनफोकल का मतलब होता है जब दो कर्व के फोकाई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, यानी कि इलिप्स का और हाइपरबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये इसका अगर क्या हो गया भाई, ये इनके क्या हो गए, फोकस हो गए। तो देखिए अगर मैं हाइपरबोला कुछ ऐसे बनाऊं और इसका भी फोकस यहीं आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, कॉनफोकल हो जाएगा। इसके लिए आप कंडीशन अगर लगाएंगे, आप इसके लिए अगर कंडीशन अगर आप याद करना चाहते हैं, आप देखो सवाल को करना कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं आपको वो बता देता हूं, अगर ये हो इस फॉर्म में, इसके ए और बी स्मॉल, इसको कैपिटल ए और बी, तो आप क्या करो, इसकी एसेंट्रिसिटी निकालो। ए ई भाई, ए ई कॉमा जीरो इसके लिए और ए ई कॉमा जीरो इसके लिए, तो इसके लिए हो जाएगा अंडर रूट ए ई कितना होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके लिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन। ये हमने कहां से निकाला, ए ई इज इक्वल टू कैपिटल ए, क्योंकि भाई ए ई कॉमा जीरो स्मॉल ए ई कॉमा जीरो इलिप्स के लिए, कैपिटल ए ई कॉमा जीरो इसके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो 16 माइनस बी स्क्वायर, ये 12,5 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा, मतलब 140 वो 12 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे 25 से, तो अच्छा इसी फॉर्म में लिखा रहने देते हैं, इसको उसी फॉर्म में लिखा रहते थे क्योंकि ए स्क्वायर चाहिए हमें। तो 144 अपॉन 25 प्लस 81 अपॉन 25, देख ले भाई ये कितना बन गया, ये 225 अपॉन 25 बन गया, तो 9 हो गया। 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। बोलिए जी कोई डाउट? बड़ा आसान होता है। अब आपको यहां पर बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है भाई, आप यहां पर इस बात का दिमाग में रखिए कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स है आपका और ये हाइपरबोला है। ये अगर कॉनफोकल है, ये अगर कॉनफोकल है, तो आपकी कंडीशन निकल के आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, वन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे बताइए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे देखे जाते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो आपको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर होता तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होते, ये हम लोग काफी कॉमन याद रखते हैं, है ना। मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के नाम पे पैराबोला में ये तो कम से कम सबको याद रहता है। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो, ये जैसा पैराबोला है, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स और वाई रिप्लेस एक दूसरे से बदल जाएंगे, 280 कॉमा 80 स्क्वायर। अब देखो जरा ये पैराबोला देखो, इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, 4ay से अगर कंपेयर करें, और x की जगह पर x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2t और y माइनस 1 8t स्क्वायर। तो देखो x आ गया 2t माइनस 1 और y आ गया t स्क्वायर प्लस 1।
x आ गया 2t माइनस 1 और y आ गया t स्क्वायर प्लस 1। बोलिए जी कोई दिक्कत? आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पैरामीटर पैराबोला में अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता है और आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाले रिलेशंस अगर आपको पता है तो आपको फिर चारों के लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से हमने यहां पर निकाले बाकियों के भी निकाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था। अब देखो कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर हो गया। एक और देखो, फोकल कॉर्ड, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। The extremity of the focal chord of the parabola y square is equals to 8x which is drawn at the point 1/2, जेई मेंस में कम से कम 10-12 बार आ चुका है इस टाइप का सवाल, फोकल कॉर्ड वाला सवाल। भाई फोकल कॉर्ड जो होती है इसकी लंबाई है ना, अगर ये एंगल अल्फा हो तो इसकी लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड, ये फोकस है ए, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज और लेंथ, ये दो चीजें, और सेमी लेटस रेक्टम वाला रिलेशन की एचबी में होता है, इनका अगर हार्मोनिक मीन निकालोगे आप ऐसे और एसबी का तो ये सेमी लेटस रेक्टम यानी कि 2a आता है। ये तीन कंडीशन के ऊपर आप ये समझो कि हर साल लगभग सवाल आ जाता है। तो भैया इसमें देखें, ये जो है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, आपको ये पता होता है कि इसका पैरामीटर अगर t1 है, इस पॉइंट का पैरामीटर t2 है, और अगर ये फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। इसका देखो, अगर इसका पैरामीटर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो a की वैल्यू 2 है तो at स्क्वायर कॉमा 2at, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, इसके लिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2t स्क्वायर कॉमा 4t, तो 8t स्क्वायर कॉमा 2at होता है ना, अभी अभी देखा था ऊपर, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x के लिए। अच्छा, अगर मैं ये t1 वाला इसके लिए ले लूं तो देखो जरा, इसको y से कोऑर्डिनेट से हमेशा इसको कंपेयर करोगे y वाले से, क्योंकि वहां पर t की इंडिविजुअल वैल्यू मिलेगी। x को कंपेयर करोगे तो t स्क्वायर से दो वैल्यू नहीं लेंगी, फिर आपको चेक करनी पड़ेगी कौन सी वाली लाई कर रही है कौन सी नहीं कर रही है। तो भैया t देखा हमने, यहां पर t इसको देखा कंपेयर किया तो t इज इक्वल 4t इज इक्वल्स टू 2, y कोऑर्डिनेट दोनों का कंपेयर किया तो t इज इक्वल्स टू आ गया 2/4 यानी 1/2, t1 आ गया। तो t2 कितना होगा, अगर t1 आ गया इस रिलेशन में, अगर हम t1 इज इक्वल्स टू हाफ रखें तो t2 कितना हो जाएगा, -2, t2 -2, t2 -2 हो गया। वापस से इसमें जरा पुट करो तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 8 -8, 8 -8 ऑप्शन है सी ऑप्शन, 8 -8, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। इसकी लेंथ होती है ए ब्रैकेट में या मॉड में t1 - t2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हैं। अगर ये लेटस रेक्टम, एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूं, अगर यही लेटस रेक्टम होता तो ये t1, ये वाला जो पॉइंट होता t1, उसकी वैल्यू होती पैरामीटर का 1, नीचे वाला ये इसके लिए -1, इसका पैरामीटर का वैल्यू 1, इधर का -1, वर्टेक्स का पैरामीटर होता है 0, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीजें ये प्रैक्टिस से बड़े आसानी से याद हो जाती है, आपको इनको कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती। चलिए, इफ a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड अगर हो तो आपको कंडीशन होती है t इज इक्वल्स टू s1, t इज इक्वल्स टू s1। चाहे आप सर्कल, चाहे पैराबोला, चाहे हाइपरबोला, चाहे एलिप्स, कुछ भी हो, t इज इक्वल्स टू s1। t क्या होता है, x स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर को y(y1), x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2, और xy अगर गलती से है तो x1y प्लस y1x/2। ये कंडीशंस आपको लगानी। t इज इक्वल्स टू s1 आप इसमें अप्लाई कीजिए तो भैया ये कितना हो जाएगा, देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो y y1 माइनस 4x1 यानी कि ट्वाइस ऑफ x प्लस x1 इज इक्वल टू s1 यानी कि सीधा सीधा पॉइंट पुट कर दो, तो ये आ गई भाई कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। अब ये कह रहे हैं पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स। अच्छा, पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, तो 2 माइनस 0 प्लस x1 इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर माइनस 4x1। अब x1 y1 क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में लगाया है वो क्या था, a, b, पुट कर दो जी,
तो माइनस का 2x1 और माइनस का 4x1, तो यहां पर आएगा तो ये प्लस का 2x1 यानी 2a और b y1 यानी b, तो 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बेसिकली t इज इक्वल टू s1 कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, t इज इक्वल टू s1, चाहे पैराबोला चाहे हाइपरबोला चाहे एलिप्स, t इज इक्वल टू 0 टेंजेंट अगर कर्व के ऊपर है, t इज इक्वल टू 0 पॉइंट अगर कर्व के बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, t इज इक्वल टू s1 कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, ss1 इज इक्वल टू t स्क्वायर पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ये सभी में लागू होता है। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, अगला सवाल फिर से देखो, टेंजेंट्स के ऊपर खूब प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मल के लिए कंडीशन याद रखनी है, y इक्वल्स टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब, मैक्सिमम चीजें वहां से हो जाती हैं। लेकिन टेंजेंट के लिए आप थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा लें, 15 से 20 मिनट लगेंगे टेंजेंट प्रिपेयर करने का पैराबोला का। 15 से 20 मिनट में टेंजेंट पैराबोला का हो जाएगा, आधा घंटे में मैक्सिमम मैं बता रहा हूं टेंजेंट आपका पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स चारों का खत्म हो जाएगा। और इससे कंफर्म एक सवाल आएगा, मेंस में लिखवा के ले लो। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 1,4 टू द पैराबोला। अब देखो भाई, ये आ गया सवाल आपका, ये 1,4 एक पॉइंट है, इससे आपने यहां पर टेंजेंट डाला है इस पैराबोला के लिए दोनों। अब इनके बीच में जो एंगल है ये बताना है, समझ रहे हैं? तो अब ये देखो जरा, अभी मैंने आपको याद कराया था, अगर इस पॉइंट का पैरामीटर t1 है, इस पॉइंट का पैरामीटर t2 है, तो बेटा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी याद कराया था क्या गोवा से, a_t1 स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले गोवा की बात की थी हमने। तो ये जो आएगा, ये आएगा a इसके लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, a की वैल्यू 1, तो t1 t2 कॉमा a_t1 प्लस t2, और ये जो पॉइंट है ये दे रखा है, ये 1 ये 4, यानी t1 की वैल्यू, t1 t2 का प्रोडक्ट दे रखा है, t1 t2 का सम दे रखा है। अच्छा एंगल, अब आप एक और चीज आप याद रखें, इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1 ऑन पैरामीटर, पैरामेट्रिक फॉर्म या t, यानी m इज इक्वल्स टू 1/t होता है सीधा सीधा। इसका मतलब t1 t2 t1 प्लस t2, तो m1 m2 का वैल्यू पता है, m1 प्लस m2 का वैल्यू पता है तुम्हें। देखो भाई m1 m2 का वैल्यू पता है, m1 m2 कितना हो गया 1, और 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 पता है कितना हो गया 4, तो यहां से m1 प्लस m2 पता चल गया तुमको 4। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 कितना आएगा, m1 माइनस m2 कितना आएगा, m1 माइनस m2 आएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, यानी 16 माइनस 4 का रूट, यानी रूट 12 यानी 2√3, डिवीजन में आएगा 1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 यानी कि 2, तो 2√3 अपॉन 2, तो √3 कितना होता है भाई, टेन थीटा √3, थीटा 60 डिग्री, सवाल खत्म, थीटा 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने टेंजेंट वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया ना बेटा, आपका एक सवाल कहीं नहीं गया, ठीक है, 4 नंबर पक्के। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर आते हैं, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। हमें बतानी है इक्वेशन ऑफ द एलिप्स जिसका सेंटर 2, फोकस दिया है 6,2, पॉइंट दिया है 4,6। बहुत, अब देखो कुछ भी नहीं पता, हम कहां से स्टार्ट करें, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सेंटर तो पता है, चलो भाई फोकस दिया है 6,2, फोकस से डिस्टेंस कितनी होती है भाई सेंटर की, AE,
और फोकस 6,2, सेंटर 1,2, तो 6,2 से 1,2 की डिस्टेंस कितनी होगी 5, तो 5 इज इक्वल टू AE, यानी कि √A² माइनस B²। तो A² और B² में एक रिलेशन मिल गया तुमको कि 25 प्लस B² इज इक्वल टू A²। अब देखो तुम, अब जरा दिमाग देखना, 25 प्लस B² इज इक्वल टू A² तुमको जैसे ही मिला, वैसे तो कई लोग एक और काम कर सकते थे कि 4,6 से पास करा के देख लेते हैं, है ना, 4,6 से अगर पास करा के देख लेते, नहीं तो अब देखो कौन सा A² और B² वाला ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक नन ऑफ दीज दिया है, नन ऑफ दीज भी दिया है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन उस पर नहीं जा सकते, हम बाकी के भी पैरामीटर चेक कर लेंगे। पर अभी देखो A² 25 प्लस B² 20 प्लस 25 45, ठीक है, ये 20 15 आ रहा है इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 20 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, या तो A होगा या D होगा। अब A जो है दो बातें तो सेटिस्फाई कर गया, कौन कौन सी, फोकस वाली और ये सेंटर पॉइंट वाली, और चेक कर लो, तो 4 - 1 यानी 4 - 1 3² अपॉन 45 यानी 9/45 यानी 1/5, 6 - 2 अगेन 4 16/20 4/5 4/5 1/5 4/5 1/5 का सम आएगा 1, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। एग्जाम हॉल में बैठकर कोई भी जितना जो इस शीट में सवाल है, किसी भी सवाल में आपको 30 सेकंड एट मैक्स 45 सेकंड, अगर आपका दिमाग सही चल रहा है, आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और कोनिक सेक्शन के सवाल ऐसे ही होते हैं, लोग उसे टिपिकल बना लेते हैं। मैथमेटिक्स में 80% चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप सारी चीजों को अच्छे से पढ़ के बैठे हो, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी एक होता है कि भाई आप सारे टॉपिक्स के जो भी चीजें हैं, बेसिक बातें हैं, उनको समझकर अगर रिलेट कर पा रहे हो, तो बेटा आपके सारे सवाल 1 मिनट से ज्यादा का कोई कोनिक सेक्शन में बनने का तुक नहीं है, स्पेशली मेंस में। एडवांस में आते हैं अच्छे सवाल, मेंस में नहीं। चलिए जी, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला सवाल है, इफ द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट्स बेटा फोकस से पास हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी याद रखते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप इलिप्स में देखें भाई, आप लोग जब पढ़ेंगे, अगर आप लोग हमारे लेक्चर देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा, है ना, वरना आप ऐसे देखें कि इलिप्स में अगर हम यहां पर कहीं पर भी एक सोर्स ऑफ लाइट रख दें, सोर्स ऑफ लाइट यहां से अगर जाएगी एक फोकस से पास होगी, तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो डेफिनेटली दूसरे फोकस से पास होगी, फिर ये यहां से पास होगी, तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो डेफिनेटली दूसरे फोकस से पास होगी, फिर ये यहां से पास होगी, फिर ये यहां से पास होगी, ये ऐसे होती रहेगी, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसी में हम एक चीज प्रूफ करते हैं कि भाई अगर कोई भी कॉर्ड है आपकी, अगर कोई कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड है आपकी, अगर कोई कॉर्ड है वो AE,0 या प्लस माइनस AE,0 से पास हो रही है, भाई दो आपके वो है ना फोकस, एक है AE, वो AE,0 या प्लस माइनस AE,0 से पास हो रही है, भाई दो आपके वो है ना फोकस, एक है AE,0 और एक है माइनस AE,0, इन दोनों में से पास हो रही है, तो पॉइंट इसका जैसे ये वाला है 0 और एक है माइनस AE,0, इन दोनों में से पास हो रही है, तो पॉइंट इसका जैसे ये वाला है, ये अल्फा अगर पॉइंट ले लें इसका, ये अल्फा अगर पॉइंट ले लें इसका, इसका बीटा ले लीजिए। अभी हम इस वाले को पकड़ लेना है, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड, इसका पैरामीटर कोऑर्डिनेट अल्फा, इसका बीटा, ये AE,0 से पास हो रही है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे, कॉर्ड की इक्वेशन, x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, उस फॉर्म में निकालने के बाद फिर उसे AE,0 या माइनस AE,0 से पास कराएंगे। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो भाई, tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब अगर ये प्लस वाले से पास हो रही है AE,0 से, तो आएगा माइनस, कब, जब ये AE,0 से पास हो रही है, अगर ये माइनस AE,0 से पास हो रही है, नेगेटिव वाले से पास हो रही है, तो आएगा प्लस, ठीक है, tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, ये कहां से आता है, ये आता है
अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कंडीशन आपकी बनती है, कंडीशन आपकी जो बनती है उसको मैं यहां लिख देता हूं, कहीं यहीं लिख देता हूं। कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/e। कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, देखो यहां पे बता देता हूं, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अगर अल्फा ऊपर ले रहे हो माइनस, तो माइनस वाले की जगह आएगा, ठीक है। फिर यहां से आप सॉल्व कर तो कंडीशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। याद कैसे रखना है, अगर ए कॉमा जीरो से पास हो रहा है तो ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2, और अगर इधर वाले से पास हो रहा है यानी माइनस ए वाले से पास हो रहा है तो आएगा ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन। ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, और अभी पिछले 10 साल में आप मान के चलो ये ऑल्टरनेट पूछा गया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। इस सवाल में देखो, इस सवाल में जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ना, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है भाई, अगर एक डायरेक्ट्रिक्स, एक फिक्स लाइन हो, एक आपका क्या है पॉइंट है, मूविंग पॉइंट, और एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये आपकी फिक्स लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, ये फिक्स पॉइंट और ये मूविंग पॉइंट। तो आपकी जो एसेंट्रिसिटी होती है ई, दैट इज एसपी अपॉन पीएम, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो है, ये आप अगर इसका दोनों साइड अगर अंडर रूट ले लो तो ये लिखा हुआ है x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर। तो इसका अगर मैं रूट ले लूं तो ये 1,2 हो गया, ये वाला पॉइंट फिक्स पॉइंट, समझना जरा। और अगर इसको मैं होल स्क्वायर ले लिया तो ये बन गया √3, और ये 2x प्लस 3y प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यही बन गया ना। सॉरी, स्क्वायर तो चला गया क्योंकि हमने ये क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया। तो ये देखो, ये आपका कितना हो गया, ये ई हो गया, ये आपका एसपी हो गया, ये आपका पीएम हो गया, ठीक है जी। तो इससे सीधा सीधा आ गया √3, ठीक है जी। तो ये आपका आसान सवालों में से एक हो गया। फिर आइए जी, फिर आते हैं पोजीशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला अगर बनाए तो ये वाला जो रीजन होता है ये इनसाइड होता है। अब यहां पर आप देखें, आपको रटने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए किसी भी कर्व के एक साइड लाया करने वाले जो पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे सेम साइन देते हैं। तो अगर मैं इसमें ये ओरिजिन पुट करूं तो देखो जरा, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, ओरिजिन पुट करूं तो नेगेटिव आएगा, 0,0 पुट करके देखो -1 बनेगा। देखिए 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, इसको यहां लाया -1 बना। अगर मैं इसमें 0,0 यानी ओरिजिन पुट करूंगा तो ये नेगेटिव बनेगा जी, नेगेटिव बनेगा यानी इस वाले रीजन में जो भी पॉइंट लाए कर रहे हैं वो दे रहे हैं नेगेटिव, इधर जो भी लाए कर रहे हैं ना ये दे रहे हैं नेगेटिव साइन। अच्छा, तो भाई पॉजिटिव देंगे इधर वाले। अब ये 2,5 है, 2,5 पुट करो, 9 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 36, 4 9 या 36 -26, तो प्लस का 10 आ गया। तो यानी अगर ये नेगेटिव दे रहे हैं तो ये वाले पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव यानी कि इनसाइड हो गया। यहां पर आपको रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि भैया एक साइड वाले जितने भी पॉइंट होते हैं ना, एक साइड वाले जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे सेम साइन देते हैं, वो सारे के सारे सेम साइन देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इफ ई एंड ई डैश, इफ ई एंड ई डैश, अगर दो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट और हाइपरबोला का कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर एक पैराबोला हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अगला हाइपरबोला अगर मैं -1 से किसी भी एक साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। तो ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। इन दोनों की एसेंट्रिसिटी, अगर इसकी एसेंट्रिसिटी और इसकी एसेंट्रिसिटी ई डैश निकालूं तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये इन दोनों का रेसिप्रोकल का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है जी। इसका जो एसेंट्रिसिटी आएगा वो आएगा कितना, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां पर ए और बी स्वैप हो गए तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर उधर बी स्क्वायर, तो दोनों को आप सम कर दो रेसिप्रोकल करके, एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सम आ जाएगा 1। ठीक है जी। चलिए अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आज के दिन का आखिरी सवाल, आज के दिन का आखिरी सवाल। पर यह सवाल बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने के लिए ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जेईई एडवांस का आए हुए सवालों में से एक है। आइए जी देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। इफ द सर्कल हैज द सेम सेंटर एज इलिप्स, एक सर्कल है और एक इलिप्स है, दोनों का सेम सेंटर है और सर्कल जो है वो पास कर रहा है उस इलिप्स के फोकस से। बहुत बढ़िया। सच दैट टू कर्व्स इंटरसेक्ट एंड 4 पॉइंट्स, यानी प्रॉपर तरीके से वो इससे मीट कर रहा है। पी बी एनी पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, पी जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो, चारों में से कोई भी जो तुमको ठीक लगे, एनी बोला है उन्होंने। अब मेजर एक्सिस की लंबाई दी है 17। अच्छा, 2a इज इक्वल टू 17, पहला डेटा। उसका बाद उन्होंने बोला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल PF1F2, ट्राइंगल PF1F2 ये दिया है 30। ओके, अब आपको डिस्टेंस बिटवीन फोकाई पूछी है, यानी कि 2AE पूछा है। ठीक है जी, 2AE पूछा है। अब ये देखिए जो कितना, ये जो सवाल है ये कितना खूबसूरत है। तो सबसे पहले तो मैं इसे यहां पर करता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये नजर आ सके। ठीक है जी। अब ये मान लो हमने ये वाला पॉइंट ले लिया P, ये F1 ये F2। अब अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो देखो जरा, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PF1F2, इसका एरिया अपने को दिया है, कितना दिया है भाई, इसका एरिया अपने को कितना दिया है, 30 दिया है। कितना दिया, 30। उसके अलावा अपने को क्या दिया भाई, उसके अलावा दिया मेजर एक्सिस 17, मेजर एक्सिस 17, यानी 2a इज इक्वल टू 17। ठीक है जी। अब जरा देखें, अगर मैं इस इलिप्स की इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और रेडियस लिखूं एक्स, सर्कल की इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर। अब देखो ये फोकस से पास हो रहा है और सेम सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस है यही तो इसकी रेडियस होगी, यही इसकी रेडियस होगी। अगर ये इसकी रेडियस है तो ये देखो ये ए के इक्वल होगा, यानी ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा। बोलिए जी। और ए स्क्वायर ई स्क्वायर किसके, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं, बोलिए जी, कर सकते हैं इसको ऐसे, करें कि नहीं करें। अब इसको जब आप ऐसे सॉल्व करोगे, अब इन दोनों इक्वेशन को जरा गौर से देखो, सॉरी इन दोनों इक्वेशन को, आप इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखो और एक इक्वेशन को किसी दूसरी की हेल्प से आप सॉल्व करो, तो आपको जो है ये P का y कोऑर्डिनेट निकाल लो, x, y ना। अगर इसका y कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे तो देखो जरा y कोऑर्डिनेट क्या है, ये डिस्टेंस, ये एल्टीट्यूड, F1 F2 बेस हो गया आपके लिए, बेस हो गया। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है भाई, बेस इंटू हाइट,
हाफ y ये डिस्टेंस और f1 f2 और यही तो दिया है आपको कितना 30, सॉल्व हो जाएगा। बोलिए जी हो जाएगा। अब f1 f2 2a होता है। f1 f2 कितना होता है 2ae। आपके पास a की वैल्यू दी हुई है 17/2। आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है a की वैल्यू, अगर आप इन दोनों सवालों को देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है b, एक वेरिएबल है b, और b की वैल्यू अब आप निकालेंगे, पर b की वैल्यू निकालें कैसे, सवाल यही तो है सर, b की वैल्यू निकालें कैसे। तो भैया इन दोनों को आप इंटरसेक्ट करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और y कोऑर्डिनेट आपका निकल के आएगा b² अपॉन √ a² माइनस b², b² अपॉन √ a² माइनस b²। कैसे निकल के आएगा भाई, कुछ नहीं करना है आपको, यहां से y की वैल्यू या x की वैल्यू, आप x की वैल्यू करिए a² माइनस b² या a² माइनस b², x² की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए यहां पर, y में आ जाएगा, y की वैल्यू सीधी सीधी निकाल दीजिए। देखिए x² कितना हो जाएगा y² माइनस a² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो y² यहां से निकल के आएगा, y² यहां से निकल के आएगा, y² जैसे ही निकल के आएगा y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू यहां रख दीजिए, y की वैल्यू आप यहां रखेंगे तो हाफ y कितना आया b² अपॉन √a² माइनस b² और 2ae क्यों भाई, f1 f2 यही तो है, देखो जरा f1 f2 यही है। अच्छा अब ae क्या होता है, a² माइनस b² कैंसिल हो जाएगा, ae कितना होता है भाई, ये इसकी वैल्यू आ गई, b² इज इक्वल टू कितना आ गया 60, आंसर। b² आपको पता चल गया, a आपको पता है, अब आपको क्या बताना है, अब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दो कड़ी का काम है, बता दीजिए, एकदम बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये आंसर जो है 13 आ जाएगा आपका, डेल्टा इज इक्वल टू b², देखें जरा, है ना, यहां पे हम निकाल चुके हैं भाई, आपका एरिया 2 से 2 गया तो डेल्टा सॉरी b² इज इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा ना 30, b² 30 आ गया, a आपका 17/2 आ गया। अब आपको a और e यानी a² माइनस b² से निकाल देना भैया, a² माइनस b² से, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल जो था बड़ा अच्छा सवाल था, पर बेसिक सा सवाल था, इंटरसेक्शन पॉइंट से निकाला जा सकता था बड़ी आसानी से। तो आज हम यहीं रोकते हैं, आज हमने कुछ कुछ चीजें जो सीखी हैं, जो भी थोड़ी बहुत चीजें सीखी है और वही सफिशिएंट है। तो मैं एक बार बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है। पैराबोला में कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स और टेंजेंट, ये तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही है। टेंजेंट सबके लिए, सभी के लिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, टेंजेंट, नॉर्मल सी की बेसिक कंडीशन, नॉर्मल बेसिक, नॉर्मल एकदम बेसिक, ये तीन चीजें तो आप सभी के लिए पढ़ के जाएं। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और ये सारी रेक्टम ये सब पढ़ के जाएं, ठीक है जी, ओके। चलिए टाटा बाय बाय। बाकी आप देखते रहिए, बाकी आप लोग देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और मिलते हैं कल, मिलते हैं फिर, ठीक है। बिल्कुल मटेरियल सफिशिएंट, अनुराग जी, मटेरियल सफिशिएंट डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। एलन, हाँ मतलब अगर आपने उसे ईमानदारी से लगाया तो सफिशिएंट है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं।